जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी के इस रिवीजन सीरीज में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक जो संशोधन किए गए हैं। सेकेंड टॉपिक आप लोगों का है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। और थर्ड टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दल। तो इन तीनों टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्लस उसके साथ साथ जो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, मैंने एक प्रॉपर इसके शॉर्ट नोट्स बना करके ले आया हूँ। तो हम लोग इस शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में चीजों को याद करेंगे, पहले समझेंगे, और उसके बाद उनके संदर्भ में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक संशोधन है जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उस संदर्भ में देखो, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो दरअसल 2023 से पहले जो प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर में जिन तीन व्यक्तियों को शामिल किया गया था, उनमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और आपके वहां पर सीजीआई यहां पर शामिल होते थे। तो ये तीन लोगों की कमेटी होती थी। अभी क्या किया गया है, रिसेंट में एक अमेंडमेंट किया गया, एक अलग से विधेयक पारित किया गया, और उस विधेयक के अंतर्गत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो, और उनके जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो, इनके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में एक अलग से नियम यहां पर बनाया गया है। तो इस नियम को ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ संशोधन किया गया, और जो तीन लोगों की कमेटी यहां पर बनाई गई है, उन तीन लोगों की कमेटी में आपके भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली यहां पर शामिल होंगे, ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर शामिल होते तो क्या होता है, वही उस कमेटी के अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों के लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष के नेता होंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, राहुल गांधी जी है। और थर्ड, यहाँ पर आप लोगों के शामिल होंगे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां पर उस तीसरे व्यक्ति को चेंज करके एक केंद्रीय मंत्री को यहां पर शामिल किया गया है। तो अगर अब आपसे प्रश्न कोई पूछे कि भाई अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है, तो नियुक्ति में क्या प्रोसीजर होगा। नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को एक समिति सिफारिश भेजती है। तो वो जो कमिटी होती है, उस कमिटी में तीन मेंबर होंगे, एक होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और थर्ड व्यक्ति यहां पर होंगे, यही सबसे बड़ा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वो होंगे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर क्या होगा, वो शामिल होगा। एक अच्छी बात यहां पर और जोड़ा गया कि भाई ये जो कमिटी होगी, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, इससे पहले एक सर्च कमेटी भी होगी, एक खोज समिति भी बनाई जाएगी। जो खोज समिति बनेगी इस संदर्भ में, उसकी जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, कैबिनेट सचिव के द्वारा यहां पर की जाएगी, ठीक है। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है तो प्रोसीजर क्या है, फिर से समझिएगा। एक खोज समिति बनाई जा रही है, एक आपकी सर्च कमेटी बनाई जा रही है। उस सर्च कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है, कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। इस कमेटी में ये जो कमेटी रहेगी, ये कमेटी 5 नाम को सजेस्ट करेगी, किसको, सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी कौन है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर शामिल है। अब ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, एक सिफारिश राष्ट्रपति महोदय को देंगे, और जो प्रेसिडेंट होंगे वो फाइनली अपॉइंटमेंट यहां पर करेंगे। तो इस संदर्भ में जो रिसेंट का एक करेक्शन, इस करेक्शन को आप लोग नोट कर लेना। पिछली क्लास में थोड़ा सा गलत टॉपिक वहां पर डिस्कस किया हुआ था, तो इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संवैधानिक संशोधन की पूरी प्रक्रिया को, और कौन कौन से प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, संविधान के अंतर्गत जो संविधान का भाग 20 है, जो पार्ट 20 है, उस 20 के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, एक हमने आर्टिकल रखा है आर्टिकल 368, जो कि संविधान के संशोधन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या किया गया कि दो प्रकार के अमेंडमेंट का प्रोसीजर यहां पर बताया गया है। कौन से दो प्रकार के अमेंडमेंट का प्रोसीजर है भाई, एक अमेंडमेंट ये है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाए, पारित कर दिया जाए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, पहले तो इस बात को समझना। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में, जिस भी सदन की आप बात करो, सदन में जितने भी टोटल मेंबर हैं, अगर मानो 543 मेंबर लोकसभा के अंतर्गत है, तो कम से कम उस संदर्भ में, उस प्रस्ताव के संदर्भ में मोर देन 50% वोटिंग होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर क्राइटेरिया ये है। दूसरी बात, भाई कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो कि अनुपस्थित होंगे, तो उनको हटा करके जो मेंबर बच रहे हैं, उन टोटल मेंबर का 2/3 मेजोरिटी यहां पर मिलनी चाहिए। तो विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, वो स्पेशल मेजोरिटी के टर्म को समझना। कहीं पर भी अगर आप स्पेशल मेजोरिटी का टर्म देख रहे हो, विशेष बहुमत की प्रक्रिया को देख रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, प्लस इसके साथ ही साथ जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, उनका 2/3 कम से कम इस प्रस्ताव के संदर्भ में होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी।
तो आर्टिकल 368 जो कि संविधान के भाग 20 के अंतर्गत मेंशन है, उसने संविधान संशोधन के अंतर्गत जो सबसे पहली प्रक्रिया बताई है वो यही बताई है। इसके बाद वो एक बात और कहता है भाई कि केवल यही नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, कुछ ऐसे विषय होंगे जहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट भी यहां पर चाहिए होता है। मतलब रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी भारत में राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों का सामान्य बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव पर स्वीकृति हमारे लिए अनिवार्य है। मतलब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ कुछ विषयों में हमको स्टेट, आधे से अधिक स्टेट का सामान्य बहुमत भी यहां पर चाहिए होता है। ये प्रोसीजर हम लोग का फॉलो करते हैं जब कोई ऐसे मुद्दे पर संविधान संशोधन किया जा रहा है, कुछ ऐसे मुद्दे पर हम लोग अमेंडमेंट का बातचीत कर रहे हैं जो फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, संघीय व्यवस्था के संदर्भ में है, तो वहां पर हमको स्टेट की भूमिका को भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि संघ के अंतर्गत आपका केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी संघीय व्यवस्था से जुड़े किसी मुद्दे पर हम संशोधन कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, भाई ये क्यों संघीय मुद्दा का विषय? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी क्या होता है, स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संदर्भ में कोई अमेंडमेंट कर रहे हो, या फिर आप 7वीं अनुसूची मतलब संघ सूची, समवर्ती सूची, इस सूची के संदर्भ में अगर कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो, तब भी हमको क्या है, हाफ ऑफ द स्टेट की सामान्य बहुमत वहां पर चाहिए होती है। इसके अलावा आर्टिकल 368 मतलब संविधान संशोधन करने की जो पूरी प्रक्रिया ही है, संसद ऐसा भी नहीं कर सकती है कोई स्पेशल मेजोरिटी पास किया और आर्टिकल 368 में से जो स्टेट की भूमिका है उसको हटा दिया, नहीं, उसके लिए भी हाफ ऑफ द स्टेट की भूमिका यहां पर जरूरी है और तब जाकर के प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 अपने में ही दो प्रकार के अमेंडमेंट की बात करता है, लेकिन क्या संविधान में केवल दो प्रकार के अमेंडमेंट की बात की गई है? नहीं, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है एक बात कि आउटसाइड ऑफ द 368 हम एक प्रकार के अमेंडमेंट की बात और करते हैं, वो होता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ना तो स्टेट की भूमिका है और ना ही पार्लियामेंट में किसी स्पेशल मेजोरिटी की भूमिका, केवल सिंपल मेजोरिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रकार के संशोधन ऐसे होते हैं जिनको पारित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझना, आपको याद होगा मैंने आर्टिकल 4 आपसे कितनी बार डिस्कस किया। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 क्या है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, सीमाओं सीमाओं अथवा जो अभी वर्तमान राज्य है उनकी सीमाओं में तो उनके नाम में परिवर्तन, इन सब प्रक्रियाओं के लिए हमको सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की बस। ठीक है, आर्टिकल 4 इस बात को डिफाइन करता है कि ये जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। ये क्या होगा, ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में संशोधन करने की कुल 3 प्रक्रियाएं हैं। 2 प्रक्रियाएं आर्टिकल 368 में मेंशन है, एक प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 के बाहर की प्रक्रिया है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या हम सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ध्यान रखना कर सकते हैं। वो प्रक्रिया आर्टिकल 368 के बाहर दी गई है और आर्टिकल 368 में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं दी गई है। एक प्रक्रिया जो कि केवल और केवल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की बात करती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड प्रेजेंट वोटिंग, जो वोटिंग हो रही है उसकी मेजोरिटी, मतलब उसका 2/3 मेजोरिटी हमको यहाँ पर चाहिए होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी के टर्म को समझो। दूसरा, कुछ ऐसे फेडरल कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे संघीय व्यवस्था के मुद्दे होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल 368 में खुद अमेंडमेंट हो गया। इन सब के लिए हमको रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट यहाँ पर क्या होता है, जरूरी होता है। मतलब आधे से अधिक राज्यों की सहमति यहाँ पर हमको आवश्यक होती है। ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया? अब समझो, इसी संविधान के आर्टिकल 20 पार्ट 20 आर्टिकल 368 के अंतर्गत आगे चल करके जब संशोधन किया गया बहुत सारा, तो एक बात यहां पर और ऐड किया गया। ऐड क्या किया गया, केशवानंद भारतीवाद 1973 का सबसे फेमस वाद है, हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। इससे पहले ऐसी क्या घटना घटी थी कि केशवानंद भारतीवाद पर इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। यहां पर एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान की मूल संरचना क्या होगी। तो यहां पर इस बात को मेंशन किया गया कि संविधान की जो मूल संरचना है, उस मूल संरचना में संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। मतलब आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार देती है, लेकिन मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेंडमेंट सरकार यहां पर नहीं कर सकती है।
तो केशवानंद भारतीवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को आप लोग यहाँ पर समझिए इस पूरे प्रक्रिया के संदर्भ में। ठीक है, 3 प्रकार के जो अमेंडमेंट हो सकते हैं उन बातों को समझिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक पॉइंट और समझो, देखो सिंपल मेजोरिटी से किन किन विषयों पर हम चेंज कर सकते हैं, इस पर कई बार प्रश्न बनकर के आया हुआ है। तो एक तो पॉइंट आपने ये डिस्कस कर लिया कि अगर हम राज्यों का प्रवेश या गठन कर रहे हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम जो राज्य विधान परिषद है, जो काउंसिल है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उस काउंसिल का निर्माण या उसकी समाप्ति, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से अगर हम राजभाषा के मुद्दे पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के मुद्दे पर, इंग्लिश भाषा के मुद्दे पर या फिर इनके प्रयोग के संदर्भ में कोई अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत संशोधन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसी के अलावा साथ साथ 5th और 6th शेड्यूल, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अगर कुछ संशोधन किया जा रहा है, तो इसमें भी केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको। ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 368 के बाहर होती है। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में यहाँ पर पैरेलली आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया की बात करूं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा आप। इस पूरी प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं पर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर लोकसभा के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है और ना ऐसी पावर, स्पेशल पावर राज्यसभा के पास दी गई। मतलब दोनों ही सदन, जो आपके पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदन के पास इक्वल राइट यहां पर दिया गया है। तो पहली बात तो ये समझना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, वो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में कहीं पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। और कोई गलती से भी स्टेट लेजिस्लेचर की भूमिका को यहां पर मत ऐड कर देना। किसी भी राज्य विधानसभा के अंतर्गत ऐसे प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते और ना तो उनको प्रस्तुत किया सकता है। ठीक है, तो केवल और केवल लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा में इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। दूसरी बात, अगर लोकसभा तो राज्यसभा में असहमति बनती है, इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं दिया गया। संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात क्लियर हो गया? ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर में बैठ नहीं सकती है। इसका मतलब यह है कि इस विधेयक को, संविधान संशोधन के विधेयक को लोकसभा में अलग पारित होना है और राज्यसभा में अलग पारित होना, दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड नहीं किया गया। इसके अलावा कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि संभव हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए हमको प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट हो प्रेसिडेंट की। नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। आप इसको डायरेक्टली लोकसभा अथवा राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हो। तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट भाई देखो, यहां पर ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में जो राष्ट्रपति की पावर है, बहुत सीमित पावर है। सीमित पावर इसलिए है कि राष्ट्रपति यहां पर सहमति ही देगा, कुछ कर नहीं सकता है। ना तो उसको रोक सकता है और ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मतलब कि अगर लोकसभा, राज्यसभा या फिर अगर स्टेट की भूमिका भी है, उनसे पारित होकर के अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। यहाँ पर वो बाध्यकारी है, ना तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं और ना ही वापस रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और ये प्रक्रिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, 1971 में क्या किया गया, ऐड किया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इसी के बाद आपको सुनने को मिलेगा केशवानंद भारतीवाद। तो हम रिलेट करेंगे चीजें और क्या क्या यहाँ पर रिलेट हो रही है। अब देखो, कुछ संशोधन, कई बार आयोग ऐसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। बता भाई 106वां संशोधन क्या था, 105वां संशोधन क्या था। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ रिसेंट के संशोधन अर्थात 100 से लेकर के 106 तक के सारे अमेंडमेंट पहले बार देख लेते हैं, किस किस ईयर में आया और क्या क्या वहां पर चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, देखो भाई, ऐसा चार्ट आप लोग अपने अपने नोटबुक में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट ये वाला। ठीक है, ताकि चीजें आप लोगों को एटलीस्ट याद रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हर साल लगभग प्रश्न पूछ ही लेता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 106वां अमेंडमेंट, जो कि रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ 2023 के अंतर्गत। अमेंडमेंट क्या है भाई, आपने सुना नारी शक्ति विधेयक जो आया था आपका। ठीक है, कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंतर्गत क्या होगा, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू किया गया। तो ये संविधान का 106वां संशोधन था। ठीक है, 106th अमेंडमेंट ये था, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। 105वां संशोधन क्या था भाई, ये आया था 2021 में। ठीक है, 2021 में ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है, द रिवाइव द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई सोशली एंड द बैकवर्ड क्लासेस, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसकी पहचान करने की स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, उसको यहां पर सुनिश्चित किया गया। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत, 105वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 104वां संशोधन क्या कहता है भाई, वो कहता है कि लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है,
इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इनका जो आरक्षण किया गया है उसको हम लोग आगे फिर से बढ़ा रहे हैं। कब तक के लिए? तो जनवरी 2030 तक के लिए उसको यहाँ पर क्या किया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो 2020 में एक संशोधन किया गया, 10 साल की सीमा को फिर से बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि जो वो थे, क्या नाम है उनका, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, उनके रिजर्वेशन को यहाँ पर कैंसिल भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। 104 वाला अमेंडमेंट क्लियर हो गया। अब देखो 103rd जो 103वां संविधान संशोधन है जो कि 2019 में आया था। अब याद कैसे करना है? अगर हम 102 से आगे बढ़े, ठीक है, तो 102 से लेकर के 105 तक आपकी हर साल एक एक अमेंडमेंट हुआ है। 102 देखो 2018 में हुआ, 103 2019 में हुआ, 104 2020, 105 2021, फिर 2022 में सरकार कहती है बहुत अमेंडमेंट हो गया, एक बार होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2022 में सरकार थोड़ी शांत रहती है, फिर 106वें संशोधन के माध्यम से 2023 में एक अमेंडमेंट लेकर के आती है। ठीक है, तो याद करो कि 102 से लेकर के 105 तक अमेंडमेंट कॉन्टिन्यूसली हुए हैं, फिर बीच में एक साल गैप रहा है और फिर रिसेंट अमेंडमेंट 2023 में किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया याद करना। 103वां संशोधन क्या था भाई? सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिसको लेकर के सारा मुद्दा विवाद का विषय लगातार बनते जा रहा है। ठीक है, तो 103वें संशोधन के माध्यम से 10% रिजर्वेशन किसको दिया गया? ईडब्ल्यूएस को दिया गया। हाल ये हो गया कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी से भी हाई चला जा रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, रिजर्वेशन यहाँ पर मिला हुआ है आप लोगों को। देखो इसके अलावा समझो भाई, 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, उस संशोधन में क्या किया गया? इसमें यहां पर एक पॉइंट ये ऐड किया गया कि अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हमने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था? आर्टिकल 338, 338A और 338B, याद है? एनसीएसटी, एनसीएससी और एनसीबीसी, इन तीनों की स्थापना कैसे कैसे की गई है याद रखना, कई बार क्रम पूछता है, आर्टिकल याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो भाई 101वां संविधान संशोधन जो कि सबसे फेमस संविधान संशोधन था, जो कि 2016 में आया था जीएसटी को लेकर के। ठीक है, जीएसटी को लेकर के, तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था, इसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो भूमि हस्तांतरण का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर हमने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये आप लोग 100वें संशोधन से लेकर के 106वें संशोधन तक को प्रॉपर याद रखोगे। इसमें आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे क्या कि भाई 106 2023 में हुआ, इससे पहले एक साल का ब्रेक रहा, फिर 4 अमेंडमेंट लगातार हुए हैं, तो ईयर याद करना थोड़ा इजी हो गया, फिर एक साल का ब्रेक रहा और फिर 2 अमेंडमेंट आप लोगों के लगातार हुए। ठीक है, तो 100 अमेंडमेंट पे आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, 99वां संविधान संशोधन हमने ऑलरेडी इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया है, याद है कि नहीं आप लोगों को? अगर कमेंट सेक्शन में बताना कि 99th अमेंडमेंट मैंने किस संदर्भ में आप लोगों से डिस्कस किया था और इसकी भूमिका क्या थी। ठीक है, क्या ये अभी भी लागू है, नहीं लागू है, क्या चीज था, मैंने सब बताया था। ठीक है, याद रखना। अब इसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार उनको भी आप लोग को बहुत समरी फॉर्मेट में समझा देता हूं। देखो भाई, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो क्यों किया गया? एक नई अनुसूची ही यहां पर जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। पहला जो संशोधन किया गया वहां पर 9वीं अनुसूची को 1951 में ऐड किया गया, ताकि सरकार का प्रयास यहां पर यह था कि जो सरकार कृषि भूमियों को लेकर के या फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर के कॉन्सेप्ट लेकर के आ रही है, वो एक अलग दायरे में उसकी समीक्षा में यहाँ पर ना किया सके। इस संदर्भ में 9th शेड्यूल को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बार बार पढ़ा है, वो है 61वां संविधान संशोधन, जहां पर वोटिंग एज को 18 साल कर दिया गया, 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब हुआ था? 1988 में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस संशोधन के पश्चात अगले साल मतलब 1989 में क्या हुआ था? एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और इसी लोकसभा के इलेक्शन में सबसे पहली बार क्या हुआ था? आम सभा के अंतर्गत, आम चुनाव के अंतर्गत पहली बार 18 वर्ष के जो युवा थे उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। दरअसल प्रीवियस में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सीवीं लोकसभा थी, मतलब 8वीं थी, 9वीं थी, 10वीं थी, 6ठी थी लोकसभा थी। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? अब देखो भाई कुछ अमेंडमेंट और देखो, जैसे एजुकेशन को लेकर के 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके अलावा 2 अमेंडमेंट और, जैसे कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में किया गया। इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जोड़े गए, सहकारी समिति के संदर्भ में, कोऑपरेटिव समिति के संदर्भ में, कमिटीज के संदर्भ में बहुत सारी बातें यहाँ पर जोड़ी गई। इसी के अंतर्गत ये बात भी कहा गया कि सहकारी समिति बनाना आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको एक मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया गया।
ठीक है। यहीं पर भाग 9B भी ऐड किया गया। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग लगातार इस टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे भी आने वाली क्लास में। ठीक है, अब देखो एक बच गया आप लोगों का 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2003 में किया गया था, और इसके अंतर्गत ये बात सुनिश्चित किया गया कि लोकसभा में जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी जो उनका लिमिट होगा, वो 15% ऑफ टोटल मेंबर लोकसभा से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि मंत्री परिषद की जो मैक्सिमम सीमा है उसको यहां पर तय कर दिया गया। ध्यान रखना, इसी संदर्भ में स्टेट में भी क्या किया गया है ना, स्टेट में एक मिनिमम संख्या यहां पर तय किया गया है कि स्टेट की विधानसभा में जो मंत्री परिषद बनेगी, जो मंत्री परिषद में यहाँ पर निर्माण होगा, उस मंत्री परिषद में कितने न्यूनतम मंत्री होना अनिवार्य है, ये बात बताई गई है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, इसका आंसर बताओ भाई आप लोग, क्योंकि देखो जितना भी मैं अभी तक आप लोगों को होमवर्क दिया हूं सारा पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कितनी चीजें रिकॉल हो पा रही हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलो पहले, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई आपने चीजें पढ़ी हुई, आपको चीजें यहाँ पर याद है। तो ये आपका बेसिक पूरा प्रोसीजर इस टॉपिक संदर्भ में हमने यहां पर देख लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पूरे टॉपिक को यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इशू वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोगों से, ठीक है, कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आर्टिकल 368 की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है, अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे ना, शर्त ये कि भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना है संविधान की, उस संरचना को प्रभावित किए बिना, हालांकि ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इस बात के बिना ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। भाई किसी भाग में संशोधन कर सकती है, सही बात है, जब तक कि वो मूल संरचना में परिवर्तन ना करे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, बट इस पॉइंट को आप लोग मान लो कि ये बात यहाँ पर कह रही है। सेकेंड, संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित इलेक्टेड सबसे सर्वोच्च एपेक्स बॉडी, सबसे सर्वोच्च संस्थान है। सही बात है भाई, पार्लियामेंट सबसे बड़ी संस्थान है ऐसी, तो ये भी सही हो गया। लेकिन ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे लिंक है कि नहीं लिंक है, अभी ये दिक्कत की बात है। देखो क्योंकि पार्लियामेंट सबसे उच्च निर्वाचित इलेक्टेड बॉडी है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए तो किसके पास पावर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास। मतलब क्या, पार्लियामेंट के पास पावर क्यों होनी चाहिए, कि पार्लियामेंट है क्या भाई, वो लोगों के द्वारा चुनी गई संस्थान है। तो लोग अगर चाहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उस बात को वहां पर रख रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सही माना जाता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट आप लोगों को हो सकता है, परेशान मत हो ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं और आते हैं, लेकिन ठीक है अब समझो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यहाँ पर देखो दो क्राइटेरिया दिया गया इस क्वेश्चन के अंतर्गत। पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि अलग अलग, मतलब लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग पारित होना जरूरी है, ये बात कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित किया जाए। अब समझो भाई, अगर हम साधारण विधेयक लेकर के जाते हैं, पहली बात तो इस संदर्भ में भाई बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, साधारण विधेयक है तो सामान्य बहुमत चाहिए होगा। दूसरी बात, साधारण विधेयक है तो भाई लोकसभा और राज्यसभा आपस में बैठ करके संयुक्त बैठक भी यहाँ पर कर सकती है। तो पहली बात यहाँ पर एलिमिनेट कर दी तो गलत ही हो गया। सेकंड बचा मनी बिल। तो मनी बिल में क्या है ना, कि मनी बिल में अलग अलग पारित होना जरूरी है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सिंपल फाइनेंस बिल के संदर्भ में कॉन्सेप्ट है। थर्ड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया, इस संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा, प्लस स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए ही चाहिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का डी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि भारत में संविधान की पहल किसके द्वारा की जा सकती है, केवल लोकसभा में? नहीं भाई, राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, तो राज्यसभा में ये भी एलिमिनेट कर दो। राज्य विधानसभाओं में, स्टेट असेंबली में तो हो ही नहीं सकता है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, संसद के किसी एक सदन में, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा तो राज्यसभा में से कोई भी क्या कर सकता है, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है। एक बात और समझो, हमारे यहाँ पर जो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग क्लास में ही। ठीक है, कि संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने इस बात को अपने यहाँ पर शामिल किया कि संविधान को संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। अब समझो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
आपने डिस्कस किया अभी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक जो कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट रखता है, दूसरा जो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट रखता है प्लस साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, ये एक सिंपल सहमति की भी बात को रखता है। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की संपुष्टि यहां पर आवश्यक है, रेटिफिकेशन यहां पर आवश्यक है। पढ़ते हैं भाई, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर राज्य की भूमिका तभी शामिल होगी जब हम किसी फेडरल कॉन्सेप्ट में चेंज कर रहे होंगे, किसी संघीय व्यवस्था के सिस्टम में चेंज कर रहे होंगे। देखो भाई, संविधान के संघीय प्रावधान, सही बात है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले अगर किसी पावर में अमेंडमेंट करना है तो हमको स्टेट्स की भूमिका यहाँ पर लेकर के आनी पड़ेगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 360 इटसेल्फ की बात कर रहा है, अपनी खुद की बात कर रहा है। तो भाई ऐसा थोड़ी कि पार्लियामेंट बैठी और राज्य को हटा दिया वहां से, नहीं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए भी हमको मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट की भूमिका यहाँ पर अनिवार्य होती है। तो कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी हमको क्या है कि स्टेट की भूमिका यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। स्टेट की भूमिका यहाँ पर क्या है, नहीं सॉरी, चौथे में कहाँ जरूरी होता है, चौथा तो ये हो गया ना भाई। हाँ, ये देखो ये गलती हो जाती है पढ़ते पढ़ते। ये तो वो प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत क्या था, आपको याद होगा कि आर्टिकल 360 के बाहर आर्टिकल 4 की बात कर रहा है ये। आर्टिकल 360 के बाद सामान्य बहुमत से जो पारित होने वाले संशोधन होते हैं, ये वो संशोधन है। आर्टिकल 4 में इस बात को मेंशन किया गया है, तो बात ध्यान रखना। चौथे को एलिमिनेट कर दो, 1, 2 और 3, ये तीन ऐसे अमेंडमेंट होंगे जिनमें हमको स्टेट की भूमिका यहाँ पर इन्वॉल्व करानी पड़ेगी। मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। मतलब क्या उच्च सदन मतलब क्या, एक बार ये बात हमेशा ध्यान रखना, उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा, ये बहुत पॉपुलर नेम है इन सबके लिए, ठीक है। और निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि लोकसभा से कोई संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पारित कर दिया गया है। ये लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ गया, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। संशोधन ने किया, उसको अस्वीकार कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगी कि विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। समाप्त इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, क्योंकि एक ने खारिज ही कर दिया उसको, तो विधेयक समाप्त हो गया। फिर से विधेयक लेकर के आओ और पूरी प्रक्रिया को आगे फॉलो करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए विकल्प यहाँ पर इसका सही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था जो कि 1951 में हुआ था, क्या हुआ था, हमने यहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, याद है ना, 9th शेड्यूल जो हमने जोड़ा था 1951 में, वो फर्स्ट अमेंडमेंट था संविधान का। वो किससे संबंधित था भाई, ये किससे संबंधित था, तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित था, ठीक है। अब देखो भाई ऑप्शन, कोई ऑप्शन है ऐसा, कह रहा है कि कुछ राज्यों के किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों की बात कर रहा है। हाँ, तो देखो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म के संदर्भ में जो अमेंडमेंट किया गया चीजों को लेकर के, उसको हमने आर्टिकल उसको हमने क्या किया यहाँ पर कि 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में यहाँ पर शामिल कर दिया, ठीक है। और ये था आप लोगों का पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, ठीक है। चलो भाई, फिर देखो आयोग का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन होता है, जो कि आप लोगों को सही करना ही करना है, मतलब गलत कर दिए तो इसके लिए आप लोगों के लिए अलग से नरक में सजा दी गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्या बात कह रहा है भाई, चार बातें कह रहा है, ठीक है, ध्यान देना। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, मतलब जुडिशियल रिव्यू सिस्टम की बात कर रहा है, इसको इग्नोर करते नहीं पता है भाई सही से। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया, ये हमको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कब हटाया गया, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये कॉन्सेप्ट किया गया था। ये बात हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको मैच करा लो, बी को 4 से जैसे ही मैच कराओगे आपके सामने दो विकल्प बचेगा अभी, ठीक है। देखो दो विकल्प बच रहा है अभी, मतलब या तो बी सही हो सकता है या तो सी हो सकता है, बाकी भी एक बार देखते हैं भाई। कह रहा कि मताधिकार, वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब कर देगा, ये भी याद है भाई, कब याद है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, याद है ना, हमको तो भाई याद है, हमने ऑलरेडी कई बार इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सी का 1 मिला दो, देखो भाई अच्छा, तो फिर देखो यहाँ पर चीटिंग कर दिया इसने, सी का 1 मिला दो, फिर भी आपके सामने दो विकल्प बच के आ रहा है अभी। अब क्या किया जाए, तो अब ए और डी में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मुझे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति नहीं याद है भाई, कब इसका परिसीमन लगाया गया था, मैं इसको छोड़ता हूँ, डी वाला पढ़ता हूँ। डी क्या कह रहा है, उद्देशिका में, प्रियम्बल में
पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? अब देखो प्रियम्बल में अमेंडमेंट एक ही बार किया ही गया आज तक। कब किया गया है याद है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी देते हैं, उसमें किया गया था ये संशोधन। ठीक है, उसमें किया गया था संशोधन। और प्रेजेंट टाइम की सरकार ऐसी को क्या कहती है कि संविधान की हत्या कहती है। ध्यान रखो, संविधान हत्या दिवस इस बार घोषित किया गया है। याद है ना वो डेट कब है? डेट याद रखना, एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे। अब मैच करा दो डी को, अब मैच करा दो सेकंड से। अब डी को जैसे सेकंड से मैच कराओगे आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आ जाएगा इसलिए। ठीक है, पहला नहीं भी पता था फिर भी हमने टिक कर दिया, तो बस बात खत्म। यही हम लोग को काम यहाँ पर करना था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक, कौन सा संवैधानिक संशोधन फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कब किया गया था भाई मौलिक कर्तव्यों को शामिल? षोडश सिंह कमेटी 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd। याद है ना चीजें? बस तो मैच करा दो इसको भी इजिली। ठीक है, आपको याद होगा मूल रूप से जब मूल रूप से तो कोई मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं। 1976 में जोड़े गए, जब जोड़े गए उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे। अभी बाद में क्या किया गया 2002 में, ठीक है, जब एजुकेशन वाला अमेंडमेंट किया गया 86th अमेंडमेंट, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पर और ऐड किया गया। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 51A। कौन सा भाग है? भाग 4A। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन करके आएगा ही आएगा। अगला देखो भाई, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? देखो पहली बार की बात कर रहा है, पहली बार तो ठीक है, कब इसको शामिल किया गया दल बदल कॉन्सेप्ट को, ये पूछ रहा है। आपको ध्यान होगा 42nd अमेंडमेंट 1985, इससे पहले वो आयाराम गैर वाला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो चुका था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 42nd अमेंडमेंट 1985 किया गया और यहाँ पर क्या किया गया? दल बदल विरोधी कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया। इसी को आगे चल करके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में कुछ इसमें संशोधन भी किया गया। तो ये दोनों ही जो अमेंडमेंट है वो दल बदल के संदर्भ में है, इस बात को ध्यान रखना। 52nd और 91st, ठीक है, 52nd और 91st याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी में दिया गया तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हुई। क्वेश्चन समझना, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को, ठीक है, क्या समझना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्राधिकृत हिंदी पाठ को यूपी आयोग के द्वारा 16 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़ा यूनिक प्रश्न मुझे लगा, ऐसे प्रश्न मुझे दिखे नहीं और कहीं पर भी। दरअसल ये जो अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट की बात कर रहा है वो अमेंडमेंट हम लोग कभी और पढ़ते भी नहीं है, इसलिए है बहुत यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझना, संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? मतलब क्या कह रहा है? देखो मतलब ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो मूल रूप से अंग्रेजी में किया गया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, बड़ा कुछ खास ट्रांसलेशन नहीं था और उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया नहीं है। तो जनरली हम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को ही किसी भी जजमेंट के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए और आगे पर्पज से भी हम लोग फॉलो करते चले गए। तो यार सरकार को लगा कि नहीं यार यहाँ पर हमको एक हिंदी पाठ भी इसका आवश्यक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाए। और केवल मूल संविधान का नहीं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, संवैधानिक संशोधन किए जा रहे हैं, सबका हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 58th अमेंडमेंट 1987 है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बहुत यूनिक है, कहीं इससे पहले प्रश्न आया नहीं है, तो 2016 में चूंकि पहली बार प्रश्न आया तो बार याद करते हैं कि भाई क्या पॉइंट है ये। ठीक है, तो 58th अमेंडमेंट 1987 में ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, मतलब अगर नहीं, राष्ट्रपति महोदय को संविधान का जो मूल पाठ है और उसके साथ साथ जो संविधान में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए गए सभी अमेंडमेंट्स का हिंदी अनुवाद करने और ऑफिशियली प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर इनसे बोला गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि 58th अमेंडमेंट 1987 में ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। ठीक है, याद रहेंगे ना चीजें। चलो कह रहा कि किस अमेंडमेंट के अंतर्गत 21 से घटा करके 18 कर दिया? कितनी बार तो पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 61st अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, 1989 के आम लोकसभा में इसको लागू किया गया था, बात ही खत्म है। कह रहा कि कब भारत में एक एनसीआर की स्थापना किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन की स्थापना किस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया, ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग इस पॉइंट को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी रिसेंट में एससीआर की भी स्थापना की गई है। याद है आप लोगों ने पढ़ा है कहीं पर ये टॉपिक, स्टेट कैपिटल रीजन। क्या है भाई स्टेट कैपिटल रीजन?
तो यूपी में, देश में जैसे एनसीआर का कॉन्सेप्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से यूपी में 6 जिलों को मिला करके हमने स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसका मैंने आप लोगों को एक सॉल्ट ट्रिक भी याद कराया था। टेलीग्राम चैनल जितने लोग फॉलो कर रहे होंगे, मैंने उन लोगों को एक सॉल्ट ट्रिक भी भेजा था वहां पर लिख करके कि SL, ठीक है, SL लिख लो और ब्रू मतलब BRUH, ठीक है, BRUH, SL ब्रू, ये आप लोग ट्रिक याद कर लेना। ये क्या है, ये 6 वो जिले हैं जिन जिलों को मिला करके हमने स्टेट कैपिटल रीजन की स्टेब्लिशमेंट किया है। टेलीग्राम पर मैंने इसके संदर्भ में डिटेल में चीजें पोस्ट किए, पढ़िएगा आप लोग कैसे प्री मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, सब चीजें वहां पर बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हम लोग आते हैं एनसीआर के टॉपिक पर। तो एनसीआर का जो अमेंडमेंट है वो कब किया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है भाई, याद कर लो। 69th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट की बड़ी भूमिका है, 69th की बहुत बड़ी भूमिका है। 1991 में क्या किया गया, हमने एनसीआर को स्टेब्लिश किया, नेशनल कैपिटल रीजन को स्टेब्लिश किया हुआ है 69th अमेंडमेंट के माध्यम से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है जो कि यहाँ पर तो नहीं बनेगा, यूपी स्पेसिफिक वाला टॉपिक बनेगा। आप लोग चाहो तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर मैं कहूँगा देख ही लेना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये कि एनसीआर में कितने स्टेट शामिल होते हैं, प्लस किस किस स्टेट के कितने कितने जिले शामिल होते हैं, और यूपी का कौन कौन सा जिला है ये। तो ये 3 पॉइंट एनसीआर के संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा, जो कि मिसलेनियस टॉपिक है, और जनरली यूपी स्पेसिफिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एनसीआर में यूपी के इतने जिले शामिल हैं, या फिर ये जिला शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की आप लोगों को प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी। एससीआर भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी दरअसल बड़ा यूनिक अमेंडमेंट है। ठीक है, इस अमेंडमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है, तो ध्यान समझिएगा। क्यों नहीं करते, मैं भी आपको कारण भी समझाता हूँ। क्योंकि इसमें लगातार संशोधन किया गया इस टॉपिक को लेकर के। क्वेश्चन कह रहा है 79th अमेंडमेंट कब किया गया, ठीक है, या फिर किसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देखो आपको याद होगा, अभी हमने एक अमेंडमेंट देखा था 2019 में, 104वां अमेंडमेंट। ठीक है, याद है आप लोगों को, 104वां अमेंडमेंट 2019 में हमने देखा था, जो कि क्या बात करता है, बात ये करता है कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, और एंग्लो इंडियंस के जो मनोनीत का यहाँ पर जो पूरा प्रक्रिया है, ठीक है, जो मनोनयन की पूरी प्रक्रिया है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये 104वां अमेंडमेंट था, 2019 में किया गया था। अब ये 2019 इस ईयर को पकड़ो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जो कि 2030 तक आप लोगों का लागू रहेगा, मतलब 2029 में अगर सरकार को फिर से अमेंडमेंट करना रहा तो 2029 में ऐसा अमेंडमेंट फिर से करेगी सरकार। बातें समझ में आ रही है? अगर सरकार को ऐसा अमेंडमेंट करना रहा तो सरकार ये अमेंडमेंट फिर से आप लोगों को आगे चलकर करेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा एक चीज बस यहाँ पर चेक कर लूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कुछ मुझे लग रहा था, ये वाला ईयर कई बार इशू है, आप लोग उसका ईयर कई बार इशू को मुझे कंफर्म करना। ठीक है, ये ईयर कब है, ये 104वां अमेंडमेंट जो है वो कब आया था, इसका एक बार आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, देखो, तो 104वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो 10 साल की एक्सटेंड की बात करता है। इसका मतलब है कि इससे पहले 10 साल पहले भी 2009 के अराउंड में भी एक अमेंडमेंट किया गया होगा। ठीक है, 2009 के अराउंड में अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 95 अमेंडमेंट था ये। ठीक है, इससे पहले आप ले लो 1999 में भी एक अमेंडमेंट ले लो। ठीक है, तो 1999 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वही था 79th अमेंडमेंट, जो कि किसके संदर्भ में था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो 79th अमेंडमेंट, 95th अमेंडमेंट और 104th अमेंडमेंट, ये तीनों ही अमेंडमेंट, ठीक है, 10-10 साल पर किए गए हैं। किसके संदर्भ में किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के संदर्भ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे देखो भाई, ठीक है, आगे देखो इस पॉइंट को। अब हम लोग कह रहे कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A संविधान में किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, हमने डिस्कस किया था 86th अमेंडमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, यहीं पर आप लोगों का फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था आर्टिकल 21A के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो 15% कब कर दी गई, हमने इसको भी डिस्कस किया था। 91st अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट था जहां पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मैक्सिमम संख्या होगी वो टोटल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगी। स्टेट के संदर्भ में यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया गया,
कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये ऐड किया गया कि यहाँ पर कितने मिनिमम मंत्री यहाँ पर होंगे, इस बात को यहाँ पर रिजर्व किया गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, राज्य के संदर्भ में मिनिमम का कॉन्सेप्ट है और केंद्र के संदर्भ में मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है। मतलब राज्य में मैक्सिमम भी है लेकिन राज्य में एक्स्ट्रा मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि 12 से कम यहाँ पर मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, 12 से कम यहाँ पर मंत्री नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखो, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, समितियां हैं, ये आपके किस संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया? तो 97th अमेंडमेंट 2011, ये भी मैंने आप लोगों को पहले वाले चार्ट में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, देखो कह रहा है आर्टिकल 243ZJ। अब यार ये क्या है समझते हैं हम लोग। ठीक है, कल हमने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, और हमने ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछ रहा है सही कि ZJ वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। कि ZJ के अंतर्गत आर्टिकल 243 में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समिति, उनके निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी तय की गई है। तो इस पॉइंट को याद कर लो, ऐसे ही कुछ वो समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 21 मैक्सिमम संख्या यहाँ पर सहकारी समिति के निदेशकों की, डायरेक्टर्स की यहाँ पर तय की गई है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2016 में यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, संभव है फिर से रिपीट करके आप लोगों से पूछे ही पूछे। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो भाई, अगला देखो, कुछ संशोधन दिए गए हैं और उनका आप लोगों को मैच द कॉलम में मैच कराना है। तो इसमें एक संशोधन तो आप लोगों को पता है, 103rd तो मैंने आप लोगों को याद कराया है। ठीक है, 103rd है क्या भाई, सोचो एक बार। 103rd किस चीज की बात करता है? ये बात करता है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। ठीक है, याद आ रहा है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करता है। तो अब ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में किस जगह पर संशोधन किया गया है? तो आपको पता है कि आर्टिकल 15 में हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लेकर के एक अमेंडमेंट किया। ठीक है, आर्टिकल 15 में 103 के अंतर्गत हमने अमेंडमेंट किया। तो डी को चौथे से मिला दो। अब डी को जैसे ही चौथे से मिलाओगे, आपको 1, 2 और 3 यहाँ पर जो अमेंडमेंट दिए गए तो वो नहीं भी पता होंगे, फिर भी आप इजिली इसका आंसर टिक कर सकते हो। यही खासियत है। तो चारों में से आपको एक पॉइंट पता था और आपने इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ गए आप लोग। ठीक है, और 103rd तो मैंने याद कराया ही कराया है। मैंने खुद बोला कि 100 से लेकर के 106 तक के संशोधन जो है उनको याद कर डालना, उनको याद कर डालना। याद रहेंगे ना चीजें? अब समझो भाई, एक बार देख भी लेते हैं क्या कह रहा है भाई। जो 95th संशोधन है, ये संशोधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 95th जो संशोधन है, ये क्या कह रहा है? ये 2009 में किया गया था और आर्टिकल 334 के संदर्भ में। याद आ रहा है कौन सा संशोधन? ये वाला देखो, मैं दिखाता हूँ। अभी हमने एक अमेंडमेंट डिस्कस किया था, 79th अमेंडमेंट। ठीक है, 79th अमेंडमेंट 1999 में किया गया। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि 2009 में एक अमेंडमेंट और हुआ जो कि 95th अमेंडमेंट था, और उसके बाद आपका 114 संशोधन किया गया जो कि SC/ST के संदर्भ में था 2019 में। ये तीनों किसके संदर्भ में थे? आर्टिकल 334। ये क्या है भाई? ये लोकसभा में SC और ST के रिजर्वेशन की बात करता है। तो 79th, 95th और 104 ये सारे संशोधन आपके SC/ST के संदर्भ में है, लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए, और इसके संदर्भ में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 334 है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 95th का एटलीस्ट आप यहाँ पर मैच करा के याद रखो चीजों को, बाकी हम लोग चीजें ऐसे ही याद करते चले। ठीक है, अब देखो भाई, ये 4 क्रोनोलॉजी ऑर्डर दे रहा है पॉलिटी की इंपॉर्टेंट घटनाओं का। पहला क्या कह रहा है? गोलकनाथ केस। भाई हमने कई बार डिस्कस किया गोलकनाथ केस, मतलब मुझे लगता है कि जब हमने क्लास स्टार्ट किया है तब से 10 बार गोलकनाथवाद हमारे सामने आ चुका है। गोलकनाथवाद वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस था, ये 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने, मतलब पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पारित किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो सी वाला है वो यही है, मतलब ये आपका 1971 हुआ, क्योंकि गोलकनाथवाद के संदर्भ में ही था। दरअसल गोलकनाथवाद के अंतर्गत पहली बार पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर को थोड़ा सा लिमिटेड किया गया था। तो पार्लियामेंट बौखला गई कि भाई मेरे पावर को कोई नियंत्रित कैसे कर सकता है। तो उसने 1971 में एक अपना फिर से अमेंडमेंट पास किया 24th, और उसमें उस पावर को वापस छीन लिया अपने पास। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोल आ गई। सुप्रीम कोर्ट क्या गई कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ बात है, हमारी पावर को कंट्रोल किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, केशवानंद भारती के 1973 के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट लेकर के आया। ठीक है, घटनाक्रम को याद करने के लिए कुछ कहानी क्रिएट करो अपने लिए, वो कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपने कुछ अपने मन में क्रोनोलॉजी सेट कर लिया कि ठीक है ये घटना घटी, इस घटना के बाद ये घटना घटी, इस घटना के बाद ये घटना घटी है। ठीक है, तो 1973 में केशवानंद भारती के साथ आज तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ वहीं पर बनाया गया था, 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 का आप लोगों को याद ही है, इमरजेंसी के टाइम पर जो हुआ था। ठीक है, तो ये चारों का क्रोनोलॉजी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग इजिली टिक कर सकोगे। ठीक है, देखो
पहली बार संसद की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर को सीमित कब किया गया? वही भाई गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाला स्टेट वाला जो केस था 1967 वाला, उसी के बाद 24th अमेंडमेंट आता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमाएं आरोपित की थी पार्लियामेंट के ऊपर, उसको ही निष्प्रभावी करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक फिर से अमेंडमेंट पारित कर दिया 1971 में। जब ये पारित हुआ तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केशवानंद भारती कैसे स्टार्ट हुआ, केशवानंद भारती बाद 90 जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था जिसके लिए संवैधानिक पीठ की स्थापना किया गया था वो यही था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम लोग जांच कर सके, और उस जांच के पश्चात डिसीजन लिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं, ये सिक्किम सिक्किम एक नया राज्य कब बना? बताओ भाई, सोचो। 1975 की घटना थी, मुझे ये ईयर याद है, अमेंडमेंट कंफ्यूजन हो सकती है बट एक बार सोच लो। और 36th अमेंडमेंट जो था, जो 36वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से हमने यहाँ पर क्या किया कि सिक्किम को एक राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया। ठीक है, सिक्किम को एक राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया। अब देखो 3 स्टेटमेंट दे रहा है सिक्किम के संदर्भ में। पहला क्या कह रहा है कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, सही बात है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी भाई? ईस्टर्न हिमालय में आता है, हॉट स्पॉट है ये हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, सही बात मान लो इसको भी। थर्ड क्या कह रहा है, इसके मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं, सही बात है, लेपचा यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब पाए के जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कोई दिल पर मत लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। 1, 2 और 3, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सही हो गए। बात क्लियर है ना? अब देखो और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कह रहा है भाई कि भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? अपडेटेड डाटा याद करो, अभी तक कितने हो चुके हैं? 106। ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक हमारे यहाँ पर किए जा चुके हैं, याद रहेगा। अब अगली टॉपिक यहाँ पर आप लोगों की स्टार्ट होती है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज की देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में कुछ पॉइंट पहले ही बता दे रहा हूं, नोट कर लेना। संविधान के भाग 17 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस भाग में था? याद है ना, मैं पहले डिस्कस किया था, याद करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर एक बार देखो, चीजें आप लोग भूल जाते हो। संविधान का भाग 20, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। अब हम लोग क्या डिस्कस करें? हम डिस्कस करें ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा का किस कॉन्सेप्ट में जिक्र किया है, किस भाग में जिक्र किया गया है? तो भाग 17 में। भाग 17 में कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर? तो आर्टिकल 343 से स्टार्ट होती हैं चीजें, और अब ये आपका चलता है 351 तक। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? राजभाषा के संदर्भ में, ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में चीज देखने को मिलती है। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो 2023 में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु, सभी ऑफिशियल पर्पज हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है? 15 वर्ष तक स्टार्टिंग में प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 343 के अंतर्गत। अच्छा एक बात और समझना, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, देखो हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हमारे यहाँ पर राजभाषा है हिंदी। अब अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल पर्पज से यूज करने के लिए 15 वर्ष का यहाँ पर समय दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखना। इसको हमने आगे समय समय पर बढ़ाते चले गए हम लोग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े प्रावधानों में संशोधन, संसद जो है वो संशोधन कैसे कर सकती है? हमने आपको डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पूरा टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई कैसे अमेंडमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अब चूंकि जो प्रश्न आया था ना जब एग्जाम में, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गड़बड़ था, प्रश्न में बहुत सारे इश्यूज थे। तो अभी संसद को मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर देखो खुद ही ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये जो है पूरा मुद्दा गड़बड़ सा है। ठीक है, पूरा मुद्दा यहाँ पर क्या है? गड़बड़ सा है। कुछ कुछ तो इसमें इश्यूज थे, मतलब इस क्वेश्चन में जब हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था, कुछ कुछ इशू थे। अगर हम संसद की बात करें तो संसद जो होती है, अगर उसको राजभाषा में परिवर्तन करना हो, ऑफिशियल लैंग्वेज में परिवर्तन करना हो, तो सामान्य बहुमत के आधार पर हमें परिवर्तन कर सकती है। ये बात आप लोग चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, हमने इसको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है?
क्या स्टेटमेंट सही दिया गया है? अब 4 स्टेटमेंट दिया गया है स्टेट भाषाओं के संदर्भ में। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, एक स्टेटमेंट ये दे रहा है, भाई ये तो गलत ही है। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में एक भाषा का नाम दिया गया, ये शामिल है कि नहीं शामिल है। फिर एक सेम स्टेटमेंट है कि 8वीं अनुसूची में बोडो भाषा शामिल है कि नहीं शामिल है। और अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको 4 भाषाओं का क्रम याद कराया था, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में जो अमेंडमेंट किए गए हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ था आप लोगों का 92nd अमेंडमेंट, जो कि 2003 में किया गया था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इससे पहले 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नमक से याद है ना, NMK, नेपाली, एक और कुछ था, और एक था आपका कोंकणी, ठीक है, नेपाली कोंकणी। अब वो सेकंड भाषा क्या थी बीच में, एक बार उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, मुझे लग रहा है मणिपुरी भाषा थी, क्या था, ठीक है। तो ये आपको जो भाषाओं का क्रम है, इससे पहले एक सिंधी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है, सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। मूल रूप से यहाँ पर आपकी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, ठीक है। टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी, 22 भाषाएं अभी प्रेजेंट टाइम में है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये तो याद होगा आप लोगों को, एटलीस्ट जो अमेंडमेंट में भाषाएं जोड़ी गई हैं वो याद कर लो। जैसे कि सिंधी हो गया, एक ये नमक से NMK से 3 भाषाएं थी, और एक थी आपकी BDSM मतलब बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं यहाँ पर ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये पूरा क्रम ध्यान रखना आप लोग, क्लियर हो। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर अपना ऑब्वियसली यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि बोडो एक क्या है, वो अभी अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजकीय भाषा आयोग के संदर्भ में किस स्टेटमेंट दे रहा है। देखो राजकीय भाषा आयोग के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। जब संविधान लागू हुआ तो लागू होने के बाद ये कहा गया कि 5 वर्ष के बाद, ठीक है, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के पश्चात, मतलब 1950 में लागू हुआ, तो 1955 में क्या करना होगा कि जो राष्ट्रपति महोदय होंगे एक आयोग की स्थापना करेंगे, एक राजकीय भाषा आयोग की स्थापना करेंगे, जो कि कुछ कुछ भाषाओं के संदर्भ में ऑफिशियल पर्पज से कैसे यूज किया जाए इसके बारे में बताएगा। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक राजकीय भाषा आयोग की यहाँ पर स्थापना किया। और उस भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके खेर महोदय, यहाँ पर क्या नाम था उनका, BG खेर महोदय जो थे वो उसके अध्यक्ष बनाए गए। इसकी नियुक्ति किसने की थी, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की हुई थी। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था, और 1957 में इस रिपोर्ट पर जांच के लिए एक गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ पर फिर से बनाई गई थी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसी जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था ना, तो वहां पर यह बात बोली गई थी कि 5 वर्ष के पश्चात क्या होगा, एक राजकीय भाषा आयोग की स्थापना की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर एक बात और ऐड किया गया था कि 10 वर्ष के बाद फिर से एक राजकीय भाषा आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। पहले 5 वर्ष के पश्चात, फिर 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग की स्थापना की जाएगी। हालांकि सेकंड जो 10 वर्ष के पश्चात आयोग की स्थापना कर रही थी, वो आयोग की स्थापना किया ही नहीं गया, और डायरेक्टली हमने 1963 में एक राजभाषा एक्ट पारित कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यहाँ पर पारित कर दिया 1963 के अंतर्गत। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। BG खेर इनकी अध्यक्षता में पहली राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में कमेटी ने इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल की थी। याद रहेगा इतनी पूरी बातें। चलो अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा ये 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है कौन सी नहीं शामिल है याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न पूछता है इस पर भी जनरली। एटलीस्ट वो जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है ना, देखो 14 भाषाएं मूल रूप से थी, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनमें भी क्रम है, पहली बार में 1 भाषा, दूसरी बार में 3 भाषा, और चौथी बार में 4, तीसरी बार में 4 भाषा जोड़ी गई, ठीक है। पहले सिंधी जोड़ा गया, फिर नमक NM की भाषा जोड़ा गया, फिर आपकी बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली भाषा यहाँ पर जोड़ी गई है। तो ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, किस राज्य ने दिया होगा भाई। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड आपको एक ऐसा राज्य दिखेगा जो कि थोड़ा सा देव संस्कृति की तरफ जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर संस्कृत भाषा को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर शामिल किया हुआ है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश उसने भी अपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, हिमाचल प्रदेश ने भी अपने यहाँ पर सेकंड भाषा के तौर पर संस्कृत को राज्य की भाषा शामिल किया हुआ है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यूपी की राज्य की भाषा कौन सी है, कोई एक ही राज्य की भाषा है या 2 राज्य की भाषा है या 3 राज्य की भाषाएं हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी सब लोग को देना है, सब लोगों को इसका आंसर देना ही देना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है। ये सब जनगणना में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर देखने का, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स यहाँ पर इग्नोर करते हैं। चला ऑफिशियल लैंग्वेज का टॉपिक आप लोग कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन थे यहाँ पर। एक टॉपिक बचा आप लोगों का जो कि राजनीतिक पार्टी वाला, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का टॉपिक है, उसको भी एक बार यहाँ पर समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में चीजों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर के आते हैं। एक सबसे बेसिक जो क्वेश्चन बनकर के आता है पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में वो ये बनता है कि किस राजनीतिक पार्टी को हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, और किसको हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, या फिर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा देते हैं। देखो
हमारे संविधान में या फिर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ पर हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत जो ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का पंजीकरण करता है। तो दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिल जाएगी, एक राष्ट्रीय स्तर की और दूसरी राज्य स्तर की। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, ठीक है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता प्राप्त करने का मतलब क्या है? मान्यता प्राप्त करने से फायदा ये हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ कुछ चीजों में इन पॉलिटिकल पार्टीज को प्राथमिकता देता है। जैसे कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी को अपना साइन चुनना है तो इनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, अब आप अपना साइन यहाँ पर चुन लो, जो भी साइन बचेगा उसके बाद जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है उनको वो अपॉइंट कर दिया जाता है लाइन से, ठीक है। तो ये एक सिस्टम आप लोग को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। अब समझिए भाई, पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में तो दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिल रही है जो कि पंजीकृत और मान्यता प्राप्त है, एक राष्ट्रीय स्तर की, एक राज्य स्तर की है। दोनों का क्राइटेरिया याद कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, समझते क्या क्राइटेरिया कह रहा है। अगर राष्ट्रीय दल के रूप में किसी को मान्यता देनी है तो तीन प्रकार की शर्तें यहाँ पर दी गई, ठीक है, तीन प्रकार की शर्तें दी गई है। पहला शर्त क्या कहती है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में, ध्यान रखना, मतलब 4 स्टेट में, ठीक है, मिनिमम 4 स्टेट में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट यहाँ पर प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो इन 4 स्टेट में 6% वोट इनको मिलना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ, ठीक है, 4 लोकसभा सीटें उनके पास होनी चाहिए, तब जाकर के किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का यहाँ पर दर्जा देंगे। फिर से क्राइटेरिया समझना कि 4 स्टेट में कम से कम 4 राज्यों में या तो विधानसभा का चुनाव हो या तो लोकसभा का आम चुनाव, किसी में भी 6%, मिनिमम 6% कुल वैलिड मतों का प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, कई बार यही पूछता है कि कुल मतों का कि कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मतों का, जितने वैलिड वोट पड़े हुए हैं उन वैध मतों का कम से कम 6% वोट, और साथ ही साथ लोकसभा में कम से कम 4 सीटें। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये प्राप्त कर लिया तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का यहाँ पर दर्जा दे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, या तो ये प्रक्रिया फॉलो या फिर उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो, ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ है उसमें जो सीटें थी उन सीटें में लोकसभा का कम से कम 2% सीट जो है वो प्राप्त हो जाए, या फिर अच्छा ये प्राप्त हो जाए और ये जो सीटें हो ये कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से मिलकर के आए, मतलब 3 अलग अलग राज्यों में मिलाकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कुल लोकसभा चुनाव का 2% सीट, ध्यान रखना वोट नहीं, कंफ्यूजन मत आना, सीट की बात कर रहा है, 2% सीट मिल जाए तो उसको हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा यहाँ पर दे देंगे। और क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्वीकृत होने योग्य हो जाएगी। तो 3 क्राइटेरिया है राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टेब्लिश कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। फिर से क्या क्या भाई क्राइटेरिया समझते हैं, बार फिर से याद करा रहा हूं आप लोगों को। 4 स्टेट में, अच्छा वो स्टेट में या तो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव, उसमें जो कुल वैध मत पड़ा हुआ है उसका 6% वोट इनको मिले, प्लस इसके साथ साथ 4 लोकसभा सीटें। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया कि भाई लोकसभा में, ठीक है, जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन में कुल 2% सीटें, न कि वोट, ये बात ध्यान रखिएगा, 2% सीटें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रही है जो कि 3 अलग अलग राज्यों से हो, किसी एक राज्य से नहीं, 3 अलग अलग राज्यों से हो, तब उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देंगे। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय मतलब राज्य स्तरीय दल के तौर पर नामित हो जाए तो उसको हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्वीकार कर रहे थे, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। अब एक काम करो, आप लोग स्टिकी नोट उठाओ और इसको छोटे से स्टिकी नोट पर इस पूरे क्राइटेरिया को लिख करके अपने अगल बगल की दीवार पर पेस्ट मार दो, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम अब समझो भाई, राज्य स्तरीय दल के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो दोनों पर एक एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए मैं दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं राज्य स्तरीय दल की बात करूं तो यहाँ पर 5 अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, बड़ा तामझाम है इस केस में।
थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ कुछ याद होता है, कुछ कुछ नहीं याद होगा, देखा जाएगा, क्या करते हैं। ठीक है भाई, 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर पढ़ते हैं, कह रहा है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को उस राज्य विशेष में, ठीक है, उस स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर केवल हम राज्य स्तरीय पार्टी की बात कर रहे हैं, तो एक राज्य विशेष की बात करेंगे। उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल वैलिड मतों का कम से कम 6% वोट यहाँ पर प्राप्त हो और 2 सीटें प्राप्त हो। ठीक है, मतलब 6% वैलिड वोट प्लस 2 सीट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस स्टेट में मिल जा रही है, तो वो राज्य स्तरीय दल मिल जाएगा। या फिर क्या कह रहा है भाई, या फिर कुछ और हो जाए, क्या, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत, ठीक है, और उस राज्य में न्यूनतम 1 लोकसभा सीट। ध्यान रखना, ये जो पहला क्राइटेरिया आपने देखा था राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें क्या था कि 4 अलग अलग राज्यों में मिलाकर के 6% वैलिड वोट पड़ा हो, ठीक है, और 4 लोकसभा सीटें जीती हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस स्टेट में 6% लोकसभा का वैलिड मत प्राप्त हुआ हो इसको, और कम से कम 1 सीट जीती हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। अगला कह रहा है कि पिछले आम चुनाव में, विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें इसको मिल गई हो, ठीक है, अथवा न्यूनतम 3 सीट, या तो 3% सीटें अथवा 3 सीट, जो भी ज्यादा हो, अगर किसी ने वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है तो उसको यहाँ पर वैलिड मान लिया जाएगा राज्य स्तरीय के लिए। ठीक है, और देखो भाई, कह रहा कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उसे राज्य में से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य उसका नामित हो चुका हो। प्रत्येक 25 में उसका एक सदस्य नामित हो चुका हो, तब मान लो भाई, और उसने 25 ही केवल उठाया और उसका एक जीत गया, तो उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि लोकसभा तो विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मत उसको प्राप्त हो जाए, तब भी उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टी मान लेंगे। अब समझना, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी में तो 3 बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ठीक है, याद करना इजी है। राज्य स्तरीय में थोड़े 5 क्राइटेरिया पड़ जाते हैं, थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, बट इसको भी एक जगह पे नोट करके चिपका लो, क्योंकि दोनों पर एक बार प्रश्न पूछा गया है, संभव है कि आगे भी प्रश्न बन करके आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल स्तर के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना है, याद रहेगा। अब ये सब टॉपिक करंट अफेयर्स का है, तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा। एक कह रहा है इंडियन लेबर पार्टी, इसके संस्थापक कौन है, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर इनके संस्थापक थे, 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, याद कर लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अजीब क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि 4 पॉलिटिकल पार्टीज दी गई थी, उनकी स्थापना का क्रम आप लोगों से पूछा गया था कि क्रम उनका बता दो कि कब कब उनको स्टैब्लिश किया गया है। याद कर लेते, क्या करेंगे, इसमें एक बीजेपी नहीं दिया गया था, बीजेपी याद कर लेते हैं खुद से भी। ठीक है, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, 1980 में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन दोनों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। समाजवादी पार्टी एसपी की बात कर रहे हैं, 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2 पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर और दे रहा है, एक कह रहा है तेलुगु देशम पार्टी 1982 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। अब देखो क्यों ये प्रश्न पूछा गया 2022 में, नो आइडिया, स्टैटिक क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसने उठा करके पूछ दिया है, तो इसके ईयर, इसके फैक्ट थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पर याद कर ले। ठीक है, एटलीस्ट जितने एग्जाम में पूछा गया वो याद कर लो, क्योंकि अगर मानो यही प्रश्न एग्जैक्टली 2024 में कॉपी होकर के आता है, तब तो कम से कम आप लोग सही करके आओगे, ये बात तो एटलीस्ट सुनिश्चित रहेगी ना यहाँ पर, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर देख लेना। अच्छा, ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा गया था 2011 में, वहाँ पर भी 4 पॉलिटिकल पार्टी दिया गया था। देखो अगर थोड़ा सा कोई दिमाग लगाए तो कैसे अटेम्प्ट कर सकता है ऐसे प्रश्नों को, मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे 2011 में जो प्रश्न आया था उसमें तेलुगु देशम के बारे में पूछा हुआ था, तेलुगु देशम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तेलुगु देशम की स्थापना 1982 में किया गया था, ये बात यहाँ पर मैं 1982 में किया गया था, ये बात यहाँ पर मेंशन। अगर किसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस टॉपिक को सॉल्व किया होगा तो उसको ये बात पता होगी कि यहाँ पर जो तेलुगु देशम पार्टी कह रहा है, इसकी स्थापना 1982 में की गई। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई आंसर नहीं निकलेगा नहीं, बट फिर भी एक बार याद कर लो आप लोग। ठीक है, याद कर लो, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के ईयर प्रीवियस में पूछे गए उतने तो याद करना ही कर। ठीक है, का कोई विकल्प नहीं है। अब देखो ये एक क्वेश्चन अच्छा है, ये मुझे लगता है 2022 में ही पूछा गया था। ट्रेड यूनियंस के नाम दे रहा है और कह रहा है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद कर लो भाई इसको भी। भारतीय मजदूर संघ किससे रिलेटेड है, भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से यहाँ पर रिलेटेड है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या है, ये संबंधित है, ये भी याद कर लो। इसमें एक और याद कर लो आप लोग बस, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीन पॉलिटिकल, जो तीन ट्रेड यूनियंस है, ये किस किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ये आप लोग को याद करना है। तो भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपका वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC जो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उससे, CPI से यहाँ पर रिलेटेड है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। पूछ रहा है कि 13वीं लोकसभा में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। अभी तो याद नहीं करेंगे हम लोग, हम याद करेंगे यहाँ पर किसका, जो रिसेंट की लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसके संदर्भ के फैक्ट। तो वो करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में उसको, तब वहां पर चीजों को देखेंगे। अभी देखो भाई, आपको क्वेश्चन यहाँ पर बचा है इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने लायक हो, मुझे नहीं लगता सब जरा कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित किया गया था। 15 फरवरी 1985, ये डेट याद रख लेना। इसको लागू कब किया गया था, ये भी देखो भाई, 15 फरवरी 1985 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, और ये लागू होता है आप लोगों का 1 मार्च 1985 से। तो ये कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपने देखा होगा कि RTI कब आया था, किस डेट पर राष्ट्रपति ने साइन किया था, ऐसे प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए। तो दल बदल निरोधक अधिनियम ये किस डेट को अधिनियमित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखना, 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित हुआ था, 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। ये 2 पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देख लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और बच्चे मैं देख लेता हूँ आप लोगों से। कामराज योजना क्या थी, ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन था, अभी का इंपॉर्टेंट नहीं है। कामराज योजना क्या थी भाई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीवंत बनाने के उद्देश्य 1963 में जो उसके अध्यक्ष थे के कामराज, उनके द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो क्वेश्चन छूटा भी है, मैं उसको भी अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि भारत में एक लिखित संविधान है। दूसरा कह रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ठीक है। सही बात है भाई, भारत में एक लिखित संविधान है, अच्छी बात है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दल, जब क्षेत्रीय दल शक्तिशाली होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट की जो रीजनल डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है। मतलब हम किसी नेशनल पार्टी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हर क्षेत्र को अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, और उनकी पूर्ति करने के लिए वहाँ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो आ रही है उनकी बात है। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। संविधान के लिखित होने से इस बात का क्या मतलब है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होने का, ठीक है। तो ये बात मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुदलीय सिस्टम है, इस बात का लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना पूरा। आज हमने 3 टॉपिक कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। तीनों टॉपिक का जो बेसिक पोर्शन था वो हमने यहाँ पर समझा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, क्या होता है, कब होता है, चीजें, पर उसको नोट कर लेना, याद कर लेना। एग्जाम में प्रश्न बनकर के आएगा तो गलत मत कर, ठीक है। देखो उसके बाद 2-3 बातें समझिए। एग्जाम नजदीक आ रहा है, प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो जाइए। जितने लोग क्लासेस को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, डे 1 से सारी क्लासेस देख रहे हो, इसको भी देखते चलो, ठीक है। बहुत जरूरी है क्लासेस करना, क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से ही क्या होगा कि हम लोग अपने आप को प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे मैनर में प्रिपेयर कर सकते हैं। और जितना आपके लिए प्रिपरेशन जरूरी है, जितना आपके लिए चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, उतना उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज लगाते रहो, टेस्ट सीरीज अभी हम लोग की भी चल रही है, 4 अगस्त से स्टार्ट भी हो रहा है, आप लोग भी ज्वाइन करिए, लगाइए, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी। कोई भी अगर अन्य समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।